नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है, जिसका शिलान्यास फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पच्चीस नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। यूपी की योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने पर विचार कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने किताब में मुंबई हमले के बाद जल्द कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जल्द कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी थी। कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। वहीं कीर्ति आजाद भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेस दिल्ली में महंगाई के खिलाफ और तीनों कृषि कानूनों पर दिसंबर महीने में बड़ी रैली निकाले। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। वहीं बैठक में हरियाणा कांग्रेस समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ने भी बैठक की। हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। बैठक में कई विभाग की सरकारी खरीद को मंजूरी दी जाएगी। गुरुवार को हरियाणा सचिवालय में मनोहर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ अपने मौजूदा निवेश समझौतों पर चर्चा की। इसके अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्रों में भी मजबूती और सहयोग की संभावना पर चर्चा की गई। नाओर गिलोन ने कहा कि भारत में इजरायल द्वारा किए गए कुल 80% निवेश में से लगभग 50% हरियाणा में निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में इजरायल बहुत मजबूत है, इसलिए हरियाणा सरकार के साथ इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य की काफी भूमि खारे पानी वाली है, इसलिए मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। सूक्ष्म सिंचाई भी निवेश का एक अन्य क्षेत्र हो सकता है। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर की संतोष नगर कॉलोनी गए, जहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। वहीं सम्मान समारोह में संतोष नगर की कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक ने कहा कि कोरोना के चलते विकास कार्य रुक गए थे, जिन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। एचपीएससी के डेंटल सर्जन भर्ती के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर समेत तीनों आरोपियों को स्टेट विजिलेंस सेक्टर 4 स्थित हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में लाए, जहां स्टेट विजिलेंस की टीम ने सिर्फ ऑफिस की छानबीन ही नहीं की, बल्कि तीनों आरोपियों से पूछताछ भी की। इस पूरे मामले में देर रात तक जांच चलती रही। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि आने वाले दिनों में एचपीएससी की कई भर्तियां रद्द हो सकती हैं। विजिलेंस की टीम ने आरोपी अनिल नागर के पर्स से 24 एचसीएस की लिस्ट बरामद की है।
अनिल नागर और अश्विनी के व्हाट्सएप चैट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। विजिलेंस की टीम ओएमआर शीट भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। बल्लभगढ़ के नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों की लेट लतीफी देखने को मिल रही है। ऑफिस खुलने के बाद भी कुर्सियां खाली नजर आती हैं, जिसका इंडिया न्यूज हरियाणा ने रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय पर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारियों का मिजाज रोजाना इसी तरीके का रहता है। कर्मचारियों का ये मिजाज प्रशासन बदल नहीं पा रहा है। सोनीपत में आए दिन फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। 49 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। 3 अलग अलग विभाग की टीमें पराली जलाने से रोकने के लिए ग्राउंड पर काम कर रही है। किसानों से तकरीबन 1,17,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। दरअसल पराली आगजनी की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी ने प्रशासन को फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष जोर देने के लिए निर्देश दिए थे। पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए कृषि विभाग में ग्राम स्तर पर टीमों का गठन किया गया। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। बाड़लान में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी पर कानून और शहद किसानों के परिजनों को आर्थिक मदद की मांग को लेकर के प्रभात फेरी निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। कांग्रेस ने गांधी टोपी लगाकर और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज के साथ पार्टी का झंडा लेकर बड़ाला के जूही रोड स्थित स्टेट हाउस में गांव में फेरी लगाते हुए सतनाली रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान क्रांतिकारी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी महाशय मनशाराम और राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर भी कांग्रेस नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं डालकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रभात फेरी के बीच शहीदों के लिए ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का गाना बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश में बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के ऐलान पर जन जागरण यात्रा निकाली। जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों को जागरूक किया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक ममताराम वाल्मीकि ने किया। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में देश का झंडा गाड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है। फरीदाबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद स्पोर्ट्स भवन का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसके बाद पैरालंपिक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों की परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने वाला पहला प्रदेश होगा। नूह में करोड़ों की लागत से बने आधुनिक बस अड्डा को अब नया रूप मिलने जा रहा है। बस अड्डे के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बस अड्डे के निर्माण कार्य का जिम्मा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन उठाएगी। आने वाले समय में बस अड्डा परिसर में यात्रियों और स्टाफ को कई बेहतरीन सेवाएं मिलने जा रही हैं। नूह के बस अड्डा भवन में उद्घाटन के बाद ही पानी टपकने लगा था। छत टपकने के भवन में रखे गए फर्नीचर और रिकॉर्ड का सामान खराब होने का खतरा मंडराता रहता था। परिवहन विभाग ने बस अड्डे के नवीनीकरण का फैसला लिया है, जिसके लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने काम भी शुरू कर दिया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को मुख्यमंत्री की बावल विकास रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस रैली को संबोधित करने से पूर्व प्रदेश के मुखिया चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल और बावल में ही नवनिर्मित आरओबी का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की अनुमति लागत 50 करोड़ की है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम 300 करोड़ की अन्य छोटी बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ
स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाते हैं, जिससे दुर्गंध उड़ती है और नई नई बीमारियों का खतरा बना रहता है। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से शहर को साफ करने के लिए तरह तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभियानों के बाद भी शहर चारों तरफ से गंदगी से अटा पड़ा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि निगम सफाई के सिर्फ कागजों में ही दावे कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इको ग्रीन वाले भी घरों से कूड़ा उठाकर इसी डंपिंग यार्ड पर डंप करके चले जाते हैं, जिससे यहां पर गंदगी और बदबू फैल रही है। फरीदाबाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस की। इस दौरान विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली के 194 बटालियन कैंप के आरएएफ की टीम ने करीब 4 घंटे तक मिलकर दंगा नियंत्रण प्रैक्टिस की। आरएएफ दंगा नियंत्रण के लिए सबसे विश्वसनीय फोर्स मानी जाती है, जो बिना समय गवाए घटनास्थल पर पहुंच जाती है और सामान्य जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षित करती है। फरीदाबाद की फैशन डिजाइनर ऋतु ने एक अनोखी पहल शुरू की है। ऋतु कपड़ों की बची हुई कतरन से बैग सहित अन्य सामान बनाती हैं और जरूरतमंदों को फ्री में बांटती हैं। कैथल के बालाजी कॉलोनी में मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। दुकान मालिक के पास मिठाई बनाने का लाइसेंस भी नहीं था और काफी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां भी मिली। इसके साथ ही मिठाइयों के ड्रमों में भारी मात्रा में मक्खी मच्छर पनप रहे थे। विभाग ने दुकान मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया है और मौके पर खराब माल को नष्ट करना। सीआईए तावड़ू पुलिस की बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इनामी आयुर्वेदिक कंपनी के तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के चोरी हुए माल को बरामद कर लिया है। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे पर ओवरटेक करते समय ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिवानी के विद्यानगर में आज एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में हवाई फायरिंग कर दी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते पत्नी ने अपने ससुराल में हवाई फायरिंग की, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पलवल के कैंप थाना इलाके में एक शख्स पर कार में आए 2 लोगों ने फायरिंग की। गनीमत ये रही कि गोली शख्स को नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोसली में दिवाली की शाम मिठाई खरीदने आए ईशु और अक्षय पर कई राउंड फायर किए गए। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड सहित 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल चोरी मामले में एसटीएफ के सामने डॉक्टर्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी डॉक्टर सचिंदर जैन नवल को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 6 लोगों को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। एसटीएफ के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर्स ही चोरी के मास्टरमाइंड हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.90 करोड़ रुपए कैश, 1.25 करोड़ का 3 किलो सोना, 45 लाख कीमत के यूएस डॉलर्स बरामद किए हैं। झज्जर जिले के गांव सिलानी के खेतों में एक किसान का शव मिला है। किसान की मौत कैसे हुई, इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हिसार के ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अपराधियों ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिरौती मांगे जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने बैठक प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। पलवल में पथरा के छपरूला मोड़ के पास ट्रैक्टर और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया।
फरीदाबाद में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे ही डेंगू के मामले कम होते जा रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में जब डेंगू की शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति बहुत खराब थी। सीएमओ के अनुसार डेंगू की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कैथल में डेंगू का कहर जारी है। 24 घंटे में 4 नए डेंगू के केसेस सामने आए हैं। जिले में अब टोटल केसेस की संख्या बढ़कर 3057 तक पहुंच गई है। कैथल में 91 मरीजों का ओपीडी में इलाज चल रहा है। जहां डेंगू के केसेस मिल रहे हैं वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा करते हुए सैंपल लिए हैं। कैथल में कुल 91 सैंपल्स की जांच की गई है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 114 डेंगू केसेस सामने आए थे। डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कुल 85 टीमों का गठन किया गया है, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हुए लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक करेंगी। भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की और लोगों को जागरूक करने की बात कही। सीएमओ ने बताया कि दूसरी डोज नहीं लगवाने के कारण काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं, इसलिए सामाजिक संगठनों की मदद जरूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए 30 टीमें शहर के लिए और 150 टीमें गांव के लिए बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और टीकाकरण भी कराएंगी। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर फतेहाबाद में ज्यादातर लोगों में झिझक देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं, जहां लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। गुरुग्राम में पहली और दूसरी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 85% आबादी कोरोना से सुरक्षित हो गई है। गुरुग्राम में 127% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। सरकार ने 15 दिसंबर तक 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,579 नए मामले सामने आए हैं। 236 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,18,000 के पार है। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 315 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से दमा के मरीजों को बेहद परेशानी हुई। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही आसमान में धुंध की चादर छाई रही। फोगाट खाप के 19 के प्रधान की अध्यक्षता में दादरी के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवंबर के आह्वान पर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रधान और खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवंबर को जिले भर की सर्वजतीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया है। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का पोस्टर रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। बिग बॉस फेम अर्शी खान का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक्सीडेंट दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कंगना रनौत के खिलाफ भोईवाड़ा पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है। कंगना ने सिख समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद श्री गुरु सिंह सभा ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिल्म स्टार कमल हसन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी खुद कमल हसन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर तमाम सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। T20 वर्ल्ड कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ड्वेन ब्रावो IPL 2022 में खेलते नजर आएंगे। इसकी पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने एक इंटरव्यू के दौरान की है।